नमस्कार। हम मौजूद हैं हर हाल में आपकी आवाज बनकर, बेखौफ आजाद आवाज। दिल्ली में कोरोना वायरस के कारण हालात बेहद खराब हैं। इसी को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह की अगुवाई में एक ऑल पार्टी मीट हुआ, सर्वदलीय बैठक हुई। हालांकि ये बैठक काफी पहले होनी चाहिए थी, फिर भी हुई। तो बैठक में अमित शाह ने कहा कि 20 जून तक दिल्ली सरकार हर दिन कोरोना के 18,000 टेस्ट करना शुरू करेगी। प्रदेश बीजेपी ने मांग की थी कि कोरोना टेस्टिंग पर 50% खर्चा कम किया जाए। गृह मंत्री ने इस मांग को मंजूरी दे दी। वहीं कांग्रेस ने उन परिवारों को 10-10 हजार रुपए देने की मांग की है जिनका एक सदस्य या सदस्य जिसके इन्फेक्टेड है, संक्रमित है या फिर कंटेनमेंट जोन में है। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल और उपराज्यपाल बैजल के साथ भी बात की थी। इस बैठक में दिल्ली में अगले 2 दिनों में कोरोना टेस्टिंग को डबल करने और अगले 6 दिनों में टेस्टिंग को 3 गुना बढ़ाने का फैसला लिया गया। दिल्ली के सभी कोरोना कंटेनमेंट जोन में टेस्टिंग की जाएगी। घर घर जाकर हेल्थ सर्वे किया जाएगा। दिल्ली में कोरोना के मरीजों के लिए बेड्स की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 500 रेलवे कोच दिल्ली को देने का फैसला किया है। इन 500 रेलवे कोच जो होंगे, इसमें 8,000 बेड्स की व्यवस्था होगी। वहीं कोरोना के मामलों पर ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप की एक स्टडी इस नतीजे पर पहुंची कि भारत में कोरोना के मामले नवंबर के बीच में आकर अपनी पीक यानी उस मुकाम पर पहुंचेंगे। उसके बाद इन्फेक्शन के फैलाव में गिरावट शुरू होगी। हालांकि उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि यह स्टडी आईसीएमआर ने कराई, लेकिन आईसीएमआर ने इसका खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने नहीं कराई। दिल्ली में खौफ का हाल कैसा है, इसका अंदाजा इसी से लगता है कि CAIT यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के एक ऑनलाइन सर्वे में 92% दुकानदारों ने मार्केट बंद रखने का पक्ष लिया। हालांकि सीएम केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन की कोई योजना नहीं है। मेरे साथ है मेरे सहयोगी गुरदीप सप्पल। गुरदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका। मैं 2 बातें जानना चाहता हूं। पिछले 2 दिनों में जिन उपायों का ऐलान हुआ है, मौजूदा हालात में क्या वो आपको काफी लगते हैं, और क्या ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली सरकार और एलजी को दरकिनार तो करते हुए नहीं, उनसे भी ऊपर अब कमान जो है गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली है? बिल्कुल संभाली है, क्योंकि दिल्ली के अंदर हालात वाकई बहुत खराब है विनोद जी। अभी आप देखिए कि हर व्यक्ति दिल्ली में जो रहता है उसके 200-300 का एक दायरा होता है जान पहचान वालों का, और हर व्यक्ति के जानने वाले कोई न कोई व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। तो स्टैटिस्टिकली देख ले तो आधे % से 1% कम से कम लोग दिल्ली के अंदर अभी इस समय कोरोना के संक्रमित हो चुके हैं। और पहली बार इतने सालों में कभी भी सुनने में नहीं आया था कि शमशान घाट पे वेटिंग है। कभी ये सुनने में नहीं आया था कि मॉर्चरीज ओवरफ्लो हो गई हैं और डेड बॉडीज को रखने की जगह नहीं है। यहां तक कि कल होम मिनिस्ट्री ने ये आदेश जारी किया कि आज शाम तक सारी मॉर्चरीज को क्लियर किया जाए और जितनी भी डेड बॉडीज वहां हैं उनकी अंत्येष्टि आज शाम तक कर दी जाए। तो ये स्थिति भयावह है। कभी सुनने में नहीं आया था कि किसी व्यक्ति की अंत्येष्टि के लिए जगह न मिले, उसके लिए वेटिंग लिस्ट हो। तो अभी ठीक है, थोड़ा देर से हुआ है, ये कोऑर्डिनेशन शुरू हुआ है दिल्ली में, न केवल केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में, बल्कि एमसीडी को भी साथ लिया गया है। हालांकि बीजेपी ही एमसीडी में है, लेकिन अलग तंत्र है वो। समस्या ये नहीं हो रही है। समस्या, चिंता इस बात की नहीं है कि अभी क्या स्टेप उठाए गए। चिंता इस बात की है कि इस लड़ाई में प्लानिंग में कमी होने की वजह से आगे पीछे हुआ जा रहा है। आप देखिए कि दिल्ली में यह तय किया था, अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग करेंगे। कुछ दिन पहले टेस्टिंग लिमिट कर दी कि एसिम्प्टोमेटिक की टेस्टिंग नहीं करेंगे। फिर ट्रेसिंग बंद हो गई, ट्रैकिंग बंद हो गई और ट्रीटमेंट घर पे कीजिए। आज ये कह दिया गया है कि जितने कंटेनमेंट जोन हैं सब में ट्रेसिंग होगी, सबकी ट्रैकिंग होगी। और आज ये कहा है गृह मंत्री ने कि सबके टेस्ट होंगे। तो ये जो कभी इधर और कभी उधर जा रहे हैं, ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि प्लानिंग के लेवल पे कंफ्यूजन है। वो चाहे पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से हो, चाहे वो एक्सपर्ट की राय ना लेने की वजह से हो, या हो सकता है
कि पूरी दुनिया में कंफ्यूजन है, उसको लेकर भी एक एक्सपर्ट राय नहीं मिल रही है, उसकी वजह से आगे पीछे हो रहे हैं। लेकिन अब ये जरूरी है कि दिल्ली में हालात जितने खराब हो चुके हैं वो इससे बदतर ही होंगे आने वाले दिनों में, इससे बेहतर होने की अगले 1-2 महीने में कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब उम्मीद करते हैं कि सारे मिलकर इस स्थिति को संभालेंगे। मैं आगे बढ़ता हूं। ये आम शिकायत है कि दिल्ली में इलाज की व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। मरीजों की तादाद इतनी तेजी से बढ़ रही है कि सरकारी अस्पताल उनका बोझ नहीं उठा पा रहे। प्राइवेट अस्पतालों का जो हाल है, अगर उसे लूट ना कहा जाए तो भी ये तो साफ है कि सिर्फ धनी लोग, जो अमीर लोग हैं, वही वहां जाने की सोच सकते हैं। ऐसी खबरें हैं कि कई प्राइवेट अस्पताल मरीज को भर्ती करने से पहले 5 लाख रुपए तक जमा करने को कह रहे हैं। बेड के जो कीमत है, चार्जेस हैं, 25,000 प्रतिदिन लिए जा रहे हैं। पीपीई किट के चार्जेस अलग हैं। एक दिन भर्ती रहने का खर्चा औसतन 50,000 रुपए आ रहा है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वे प्राइवेट अस्पतालों को बेड की ब्लैक मार्केटिंग नहीं करने देंगे, लेकिन उन्होंने कोई कदम उठाया हो ऐसी खबर हमारे पास नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं गुरदीप आपसे कि देश की राजधानी का ये हाल क्या बताता है। विनोद जी, सिर्फ राजधानी का नहीं, पूरे देश में यही हाल है। जो हेल्थ सेक्टर है उसमें जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हुआ है पिछले 20-25 सालों के अंदर, 30 सालों के अंदर, ये उसकी नेचुरल एक परिणति है। आप इस देश में देखिए कि पिछले 70 साल में जब आजादी मिली तो हुआ क्या। जब आजादी मिली तो देश में हॉस्पिटल नहीं थे, देश में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, हम बहुत पिछड़े हुए थे। और 1943 में जब ब्रिटिश राज था तो एक जोसेफ बोहरे कमेटी बनी थी। उसने कहा था कि हॉस्पिटल बनाए जाएं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, गांव के लेवल पे नर्सरी बनाए जाएं। और पहले 3 जो प्लानिंग कमीशन थे उनमें काफी खर्चा किया गया और हर जिले के अंदर सरकारी अस्पताल बने, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बने और ब्लॉक लेवल पे हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटल बनाए गए। और आज देश के हर जिले में हॉस्पिटल रहा। लेकिन 1990 में जब प्राइवेटाइजेशन हुआ और इसमें सारी पार्टीज गुनहगार हैं, उन्होंने ये देखा कि सरकारी अस्पताल ठीक से काम नहीं करते हैं, जो सच भी था कि इंफ्रास्ट्रक्चर था लेकिन उसमें सर्विस अच्छी नहीं थी। तो सर्विस ठीक करने के बहाने सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को ही खत्म कर दिया गया। 70 साल में जो मेडिकल में हमने इन्वेस्ट किया उसकी वजह से आज भारत मेडिकल टूरिज्म के लिए जाना जाता है। लोग पूरी दुनिया से भारत में इलाज कराने आते हैं मेडिकल टूरिज्म के नाम पे। भारतीय डॉक्टर पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो बेसिक तंत्र है वो ध्वस्त हो गया है। और हर पार्टी, क्यों मैं कहता हूं, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है हेल्थ, और राज्यों में आप देखिए तो 30-30 साल से, 40-40 साल से हर पार्टी ने राज किया है। गुजरात में 30 साल बीजेपी ने किया है, यूपी में 30 साल में बीजेपी सपा बसपा रही है, बीजेडी 22 साल से उड़ीसा के अंदर है, लेफ्ट फ्रंट और तृणमूल 43 साल से बंगाल के अंदर है, कांग्रेस पार्टी आती रही है, जाती रही है अलग अलग राज्यों में। तो हर एक पार्टी इसके जिम्मेदार है। और हमने जो ध्वस्त कर दिया अपना सिस्टम, जो तंत्र बना था, वो तंत्र ध्वस्त होने की वजह से आज दिल्ली ही नहीं पूरे देश में आज ये संकट सामने है। और अभी संकट से कोई सबक नहीं ले रहा है। इस साल जनवरी में नीति आयोग ने एक नई स्कीम, एक पेपर फ्लोट किया था कि देश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बने 70 साल में, उनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को दे दिया जाए और आधी सीटें प्राइवेटाइज कर दी जाए। तो अभी तो हम जूझ रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल मनमाने दाम ले रहे हैं। अगर नीति आयोग की चली तो आने वाले दिनों में सरकारी हॉस्पिटल के आधे बेड भी इन्हीं मनमाने दामों की तरफ चले जाएंगे। इस पे देश को आज कोरोना के बहाने सोचना चाहिए। जी हम आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी का अखबार है द हिंदू, उसके एक विश्लेषण से, एनालिसिस से संकेत मिलता है कि देश में कोरोना के जितने केस बताए गए हैं, असल मामले उससे बहुत ज्यादा हैं। मुमकिन है कि ये 20 गुना तक ज्यादा हों। केंद्र भी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ज्यादातर जानकार अब मान रहे कि देश में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। यानी वो स्टेज आ गई है जब किसको किससे इन्फेक्शन लगा इसकी पहचान करना मुमकिन न रहे। इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स अभी कहने लगे हैं कि कोरोना पीड़ितों की कितनी संख्या हुई, इसकी गिनती का अब मतलब नहीं बचा है। यानी अब ट्रेसिंग का मतलब नहीं बचा है। अब सरकारों को अपने सारे रिसोर्सेज लोगों को मौत से बचाने में लगा देना चाहिए। यानी बीमार लोगों की जांच, अस्पताल के बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के इंतजाम की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर जयप्रकाश मुलियल
देश के जाने माने वायरोलॉजिस्ट हैं। उनका अनुमान है कि जब तक वायरस के स्प्रेड पर लगाम लगेगी, देश में 60 करोड़ से ऊपर लोग संक्रमित हो चुके होंगे। इसलिए अब मरीजों की गिनती से कोई फायदा नहीं होने वाला, उनकी ट्रेसिंग से फायदा नहीं होने वाला। सीधा साधा अब लोगों की जान बचाने पर ध्यान देना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह गुरदीप, कि अगर तो कम्युनिटी स्प्रेड है तो सरकार मंजूर क्यों नहीं कर रही, या सरकार कोई फैक्ट शीट क्यों नहीं इश्यू कर रही, व्हाइट पेपर, या स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रही कि क्या कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है या नहीं हुआ है? जैसा आपने कहा कि कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब क्या हुआ, कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति को संक्रमण पाया जाता है तो उसके सोर्स का पता लग जाना चाहिए कि वो फलाने से मिला या फलानी जगह से उसको संक्रमण आया। ये कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब है कि उस सोर्स का पता नहीं चलता। इसका मतलब यह है कि अगर सरकार एक बार ये तय कर दे, घोषणा कर दे कि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, तो उसकी पूरी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। अभी जो पूरी स्ट्रेटेजी है वो कंटेनमेंट की है कि किसी तरह से रोका जाए। कम्युनिटी स्प्रेड डिक्लेयर होते ही वो हो जाएगा कि इसके असर को किसी तरह से कम किया जाए, नुकसान को कम किया जाए। कम्युनिटी स्प्रेड होते ही ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, क्वारंटीन की जरूरत खत्म हो जाती है, आइसोलेशन की जरूरत खत्म हो जाती है। और राजनीतिक तौर पे अगर आप देखें, अगर सरकार एक बार ये मान ले कि कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है और अब ना तो ट्रेसिंग करने की जरूरत है, ना क्वारंटीन करने की जरूरत है, तो ये मैसेज देश में जाता है कि जो सरकार ने वायदे किए थे, जो दावे किए थे, उसमें वो विफल हो गई है। और एक जो पॉलिटिकल नुकसान सरकार को होता है, इसलिए कोशिश हो रही है कि अभी जैसा है वैसा चलता रहे, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड होने के बाद पूरी स्ट्रेटेजी चेंज होगी। सरकार को यह मानना पड़ेगा कि हर व्यक्ति इन्फेक्शन या तो हो चुका है या होगा, और इस मानने में एक बहुत बड़ी राजनीतिक हार शामिल है। बहरहाल हार हो या ना हो, मामला बीमारी का है, और इस बीमारी से निपटने के लिए जरूरी है कि ट्रांसपेरेंसी रहे और जो टेक्निकल जरूरतें हैं इस लड़ाई के लिए वो पूरी की जाएं। अगर वो नहीं होंगी, अगर कम्युनिटी स्प्रेड है और घोषणा नहीं करेंगे, तो आने वाले दिनों में और ज्यादा नुकसान जनता को झेलना पड़ेगा। चीन, पाकिस्तान और नेपाल से लगी सरहद पर हाल की घटनाओं से भारत की सुरक्षा के लिए चिंता बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान के साथ तनाव तो आज और बढ़ गया जब ये खबर आई कि इस्लामाबाद में हाई कमीशन के 2 कर्मचारी गायब हैं। संदेह है कि उन्हें पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी ने पकड़ा है, उन पर जासूस होने का झूठा इल्जाम लगाया गया। लेकिन इन तीनों में भारत सरकार का रुख अलग अलग सामने आया है। इन तीनों मामलों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को जम्मू गए, वहां उन्होंने पाकिस्तान पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी जो मकबूजा कश्मीर है पाकिस्तान के कब्जे वाला, उसमें कश्मीर को वापस भारत लाने का इरादा दोहराया। मगर चीन के मामले में भारत अब तक बहुत सावधानी भरा रुख अपना रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन से सीमा विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा। नेपाल के साथ तो ऐसा लगता है कि भारत अभी भी सद्भाव दिखा रहा है, जबकि उस तरफ से फायरिंग भी हुई है, एक भारतीय नागरिक मारा भी गया है, 3 जख्मी हुए हैं, एक को नेपाली सैनिक उठाकर ले गए। नेपाल के साथ तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सद्भाव दिखा रहा है। राजनाथ सिंह ने आज कहा कि अगर लिपुलेख से दारचूला तक बनी सड़क को लेकर नेपाल के लोगों में कोई गलतफहमी पैदा हुई है तो हम साथ में बैठकर बातचीत से इस मसले को हल करेंगे। मेरे साथ हैं डॉक्टर मनोज जोशी, आप रक्षा मामलों के विदेशी मामलों के जानकार हैं। मनोज, आपका स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा की तरह हमारे कार्यक्रम में शामिल होने का, अपना समय देने का। मेरा सवाल है कि सीमा पर तनाव जो है वो तीनों जगह है। आपकी राय में भारत एक जगह काफी गर्म, एक जगह सतर्क और तीसरी जगह नरम दिखता हुआ क्यों दिख रहा है? देखिए, ये अस्तित्व की बात है, रियलिज्म की बात है। जहां तक कि चीन है, चीन से उलझना नहीं चाहता है। पाकिस्तान के साथ कठोर रुख अपनाने का भारतीय जनता पार्टी को तो इलेक्टरल फायदा होता है। इलेक्शन के दौरान उसी पे वोट गिने जाते हैं, तो पाकिस्तान की मरम्मत करने में उसको कोई रहम नहीं है। जहां तक कि चीन है, वो खतरनाक मामला है। चीन हमसे ज्यादा ताकतवर है, तो इसलिए हम जो है एक नरम रुख अपनाते हैं। जहां तक कि नेपाल का सवाल है, नेपाल के साथ जिस किस्म के हमारे रिश्ते हैं, नेपाल का और इंडिया का बॉर्डर लगभग खुला है, और अगर इस समय जो स्थिति है थोड़ी नाजुक स्थिति है, नेपाल ने एक कड़ा रुख अपनाया है बॉर्डर के बारे में। उसकी कुछ वजह यही है कि हमने अपनी तरफ से कुछ कमियां की। जब बातचीत की बात सामने आई थी
तो हम ढीले पड़ गए। हालांकि अगर बातचीत अब राजनाथ जी जो बोल रहे हैं वो तो बोल रहे हैं, पर सवाल ये है कि क्या उनको ही उस सड़क का उद्घाटन करना था बड़ी धूमधाम से? क्योंकि ये बात जो है तब जो है ये चिंगारी लगी जब राजनाथ ने वो सड़क का उद्घाटन किया। वो रास्ता जो है पुराना रास्ता है। मेरे दादा, मतलब मैं अल्मोड़े का रहने वाला हूं, मेरे दादा, मेरे पिताजी उसी रास्ते से मानसरोवर तक गए हैं, वहां पे कैलाश तक गए हैं और वापस आए हैं। तो वो पुराना रास्ता है, वहां पे सड़क बनी है, पर ये उद्घाटन करने का और बड़े धूमधाम से उसमें प्रेस रिलीज इशू करने का वो जो है नेपाल को मौका मिल गया। नेपाल में, जब मैं कहता हूं नेपाल को मौका मिल गया, नेपाल की जो लीडरशिप है इस समय वो भारत से को इतना अच्छा नहीं मानती है। वो ज्यादातर चीन की तरफ जो है झुकती है और उसको ये मौका मिल गया क्योंकि वहां कुछ अंदरूनी पेशकश हो रही है। मतलब प्रचंड जो है उनका और केपी सिंह ओली के बीच में झगड़ा हो रहा है। झगड़े का फायदा क्यों, ये ऐसा जो मुद्दा जो है ये उनके पास आया है, हाथ आया है केपी सिंह ओली के पास, तो उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। 1 महीना से भी ज्यादा समय से चीन से लगी LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गंभीर हालत बनी हुई है। लद्दाख में गलवान वैली से लेकर पैगोंग झील और सिक्किम से लगे नाकुला क्षेत्र में कई जगहों पर चीन की फौज ने भारतीय इलाके में घुसपैठ की है। जानकारों के मुताबिक चीन का यह कदम 1993 में भारत चीन के बीच हुई सहमति का उल्लंघन है। इसी बीच चीन की तरफ से एक नई कोशिश शुरू हो गई है। वहां के एक रक्षा विशेषज्ञ हैं वांग शिदा। उन्होंने एक लेख में इल्जाम लगाया है कि करार को तोड़ने की शुरुआत भारत ने जम्मू कश्मीर से संबंधित धारा 370 हटाकर की। इस लेख को पाकिस्तान स्थित चीनी दूतावास के प्रेस ऑफिसर ने ट्वीट किया, यानी एक तरह से चीन के ऑफिशियल स्टैंड के रूप में इसे एंडोर्स किया जा सकता है। भारत के रक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि इसके जरिए चीन बातचीत के टर्म ऑफ रेफरेंस को बदलने की कोशिश कर रहा है, यानी धारा 370 का तर्क देकर वो अपनी घुसपैठ को जायज ठहराने की कोशिश कर रहा है। साफ है वो स्थिति को उलझा रहा है और जल्दी से भारतीय इलाके से लौटने के मूड में नहीं है। मैं मनोज जानना चाहता हूं आपसे, ये आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन हुआ है, चीन उसका कैसे इस्तेमाल कर रहा है, ये जरा समझा दीजिए। देखिए, ऐसा है कि जहां तक की इंटरनेशनल कम्युनिटी है, कोई भी देश नहीं मानता है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अटूट अंग है। सब कहते हैं कि ये डिस्प्यूटेड इलाका है, एक डिस्प्यूट है, यूनाइटेड नेशंस में वो डिस्प्यूट है और यूनाइटेड नेशंस के कुछ रेजोल्यूशंस हैं, उसके अंतर्गत सुलझाने की पहले बात होती थी। उसके बाद शिमला में समझौता हुआ, उसमें भारत ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ मिलके समझौता करेंगे, बायलैटरली समझौता करेंगे। पर अब जो है, अगर आप कई लीडरों की बात सुने तो वो तो कहते हैं कि कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो पाकिस्तान से हमने वापस जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस लेना है और चीन ने भी कुछ हिस्सा लिया है, वो भी हमने वापस लेना है। तो इस लहज से वो कह रहे हैं कि साहब वो आप भूलिए मत कि ये तो एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, कोई इसको नहीं मानता है कि ये आपकी टेरिटरी है। जैसे उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, सब मानते हैं कि भारत का एक पार्ट है, पर कोई ये नहीं मानता है कि जम्मू और कश्मीर जो है, इसका जो स्टेटस है, अमेरिका भी कहता है कि इसका स्टेटस जो है ये फाइनलाइज होना है। आप बायलैटरली बातचीत करिए, पर ये फाइनलाइज होना है। तो इसी को लेके चीन ने जो ये सवाल उठाया है धारा 370 की, क्योंकि ये 370 जो है इससे जो है स्टेटस जो है, जो ऑटोनॉमी आपने दी थी, आपने कहा था कि ये टेम्पररी आर्टिकल है। अब आपने वो आर्टिकल ही हटा दिया। इसका मतलब कि जो भी, और आर्टिकल हटा तो दिया, साथ साथ आपने जम्मू कश्मीर का विभाजन भी कर दिया। तो जो टेरिटरी यूनाइटेड नेशंस के सामने डिस्प्यूट में है, उसका आपने विभाजन कर दिया। उसके बारे में चीन ये सवाल उठा रहा है। मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन है, हटाया जाना है,
उससे चीन का जो एक्शन है गलवान में और दूसरी जगहों पे, वो कैसे जस्टिफाई होता है? नहीं, वो जस्टिफाई नहीं होता है। वो जस्टिफाई नहीं होता है। गलवान और इलाकों पे जो है वो एक सिग्नलिंग का प्रोसेस है। वो सिग्नलिंग कर रहे हैं, वो कुछ इशारा दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि इशारा जो है क्या वो भारत के लिए, भारत की वजह से है, कश्मीर की वजह से है, कि क्या वो इशारा जो है हमारे जो अमेरिका के साथ रिश्ते हैं, कि चीन कह रहा है कि इस समय जो है गंभीर हालत है, कोविड का जो फैला हुआ है, अमेरिका हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है, आप जो है अमेरिका का साथ न दीजिए क्योंकि आपकी भी कुछ कमजोरियां हैं, वो कमजोरी हम सामने आपके रख रहे हैं। जी, हम आगे बढ़ते हैं। इसी बीच गुजरे कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर दहशतगर्दों से भारतीय सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है। पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलीबारी की कई घटनाएं हुई हैं। इनमें 10 जून के बाद से 3 भारतीय जवानों की भी मौत हुई है। उधर नेपाल सरकार ने भारत के तमाम एतराज को नजरअंदाज करते हुए अपने नए नक्शे को संसद की मंजूरी दिलवा दी है। नए नक्शे में भारतीय इलाके लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को नेपाल के हिस्से के रूप में दिखाया गया है। इसी सीमा विवाद से बढ़ते तनाव के बीच बीते शुक्रवार को बिहार से लगी सरहद पर नेपाल सशस्त्र बल ने फायरिंग की। उससे एक हिंदुस्तानी की मौत हुई, एक बंदी बनाया गया। बाद में जब उसे छोड़ा गया तो उसने बताया नेपाली हिरासत में उसे घंटों तक टॉर्चर किया गया। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, तीनों सरहदों पर जो चुनौती है, एक गरम है और एक सावधान है और एक नरम है। गरम पाकिस्तान के साथ, सावधान चीन के साथ और नरम नेपाल के साथ। उस बारे में भारत का सही रुख क्या हो सकता है इन तीनों चुनौतियों को लेकर? देखिए, इससे हमको एक सबक भी लेना चाहिए। जब प्रधानमंत्री 2014 में पहली बार मोदी जी ने शपथ ली थी तो सब अपने जो पड़ोसी लीडर्स हैं उनको बुलाया गया था। एक नई पड़ोसी पॉलिसी का उद्घाटन करने की बात हुई थी। नेपाल गए थे, वहां भाषण दिया था उनकी पार्लियामेंट में और काफी गर्मजोशी का भाषण था। काफी नेपाल के लोग प्रसन्न थे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि चाहे वो और पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते 2014-15 में तक ठीक थे। साथ साथ जो है अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते बिगड़ गए हैं, नेपाल के साथ बिगड़ गए हैं, चीन के साथ चाहे हमने 2 बार डोकलम में 2017 में प्रॉब्लम आई थी, पर उसके बाद शी जिनपिंग के साथ जो है समिट के 2 बार मुलाकात की, वुहान में मुलाकात की, अभी चेन्नई ममल्लापुरम में मुलाकात की। तो मैं तो ये कहता हूं कि हमारी कूटनीति जो है कहीं ना कहीं फेल है। हम ठीक तरह से जो मुद्दे हैं इनको ठीक तरह से पकड़ में नहीं ला पा रहे हैं। अगर नेपाल जैसा मुल्क जो है, एक छोटा मुल्क है, बिल्कुल ही भारत पर निर्भर है। भूगोल, जो मैंने शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था, भूगोल की वजह से वो पूरे भारत के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ऐसे मुल्क में ये स्थिति आ जाए तो मैं नहीं समझता हूं कि ये अच्छी बात है। पाकिस्तान, चलिए ठीक है, पाकिस्तान के साथ पुराना विवाद है, चीन के साथ भी विवाद पुराना है, पर ये नेपाल के साथ जो विवाद है ये काफी चिंताजनक है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज जोशी अपना समय हमें देने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। चीन, जापान और अमेरिका में कोरोना वायरस का स्प्रेड, उसकी दूसरी लहर आने वाली है, दूसरी वेव आने लगी है। इसका असर यह हुआ कि ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत फिर से गिरने लगी है। क्या ये अपने आप में एक विडंबना नहीं है, एक आयरनी नहीं है कि जिस वक्त कच्चा तेल सस्ता हो रहा है उस वक्त भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आज लगातार 9वां दिन है जब तेल कंपनियों ने इनकी कीमतों में इजाफा किया। कोरोना के फैलने के बाद दुनिया भर में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम इतनी तेजी से गिरे हैं, मगर भारत में कंज्यूमर्स को इसका फायदा नहीं मिला है। इसलिए कि जब कभी इंटरनेशनल मार्केट में तेल सस्ता होता है, भारत सरकार यहां पर उस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर और टैक्स इकट्ठा करने लगती है। पिछले 5 मई को पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में रिकॉर्ड 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। आज सरकार हर एक लीटर पेट्रोल पर 33 रुपए और डीजल पर करीब 32 रुपए एक्साइज ड्यूटी के रूप में वसूल कर रही है।
जिस वक्त अर्थशास्त्री वकालत कर रहे हैं वो भी उस वक्त कि लोगों की जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसा पहुंचाया जाए ताकि कंजम्पशन और डिमांड बढ़े। इस वक्त हमारी सरकार अपनी माली हालत सुधारने में जुटी हुई है। इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि लोगों की जेब कटती गई तो ना तो डिमांड बढ़ेगी, ना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ना ही अर्थव्यवस्था की रिकवरी शुरू होगी। इसलिए यहां ये सवाल पूछने की इच्छा होती है कि सरकार के सलाहकार हैं कौन। आप देख रहे थे विनोद दुआ लाइव। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।